हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड कैन अकेडमी। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। साथ ही साथ डीएलएड से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो मैं आप लोगों से समय समय पर डिस्कस करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा हिंदी का सिलेबस जो था वो कंप्लीट हो गया है और अब मैंने हिंदी की राजन सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें सन 2015, 16, 18 और 16, 17, 18 और जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। लघुत्तरी क्वेश्चन और इसके बाद वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरी चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आई होप आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डीएलएड से जुड़ी जो भी जानकारी हो वो आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल का टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है डीएलएड का, मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, वो भी आप लोगों को उसकी लिंक भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो उससे भी आप लोग जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू मिल सके। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार आप लोग जो है मुझे मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही हो तो थम्स अप करके बता दें, और अगर क्लियर आप लोगों को ना दिखाई दे रहा हो तो आप अपने चैनल की क्वालिटी को 240 या 360 कर लीजिए, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है पहला, किन्हीं चार विरामों को उदाहरण सहित प्रदर्शित करिए। किन्हीं चार विराम चिन्हों को उदाहरण सहित प्रदर्शित करिए। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। विराम चिन्हों की जो वीडियो है और पर्यायवाची और विलोम शब्द की वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप लोगों को मैं उसकी प्लेलिस्ट में आप लोगों को अरेंजमेंट में मिल जाएगी, तो आप लोग उसे भी जाकर देख लीजिए। उसकी वीडियो मैंने एक अलग से बना रखी है, तो आप लोग उसे भी जाकर देख लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए कि कौन सा चिन्ह जो है वो विराम चिन्ह कौन सा कैसा होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह सारी मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है। तो आप लोग उससे जल्द से जल्द मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। क्या है? पहला है विराम का आशय, मतलब विराम क्या है आइए समझते हैं। विराम का क्या आशय है? विराम का आशय है रुकना, यानी कि रुकना, ठहरना, अपने भाव को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना या ठहरना पड़ता है। जैसे मैं कोई भी वाक्य जब तक बोलती हूँ तो कहीं कहीं पे रुक के बोलती हूँ, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे रुकना, कुछ अगर कंटिन्यू बोला जाए तो वो सही लेखन या सही पढ़ना नहीं होता है। जहाँ पे कोई भी वाक्य होता है तो उसमें एक कहीं जो है जब वाक्य पूरा होता है तो ठहरना रुकना पड़ता है, उसी को विराम कहते हैं। यदि बिना रुके ही अपनी बात कहते हैं तो सुनने वाले को समझ में नहीं आती है। सामने वाला जब हम किसी को अपनी बात एक लय में कहते जाएंगे तो उसे ये समझ में नहीं आएगा। अगर हम रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जो हम अपनी बात उसे समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हम उचित स्थान पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भाव में स्पष्टता आती है बल्कि उनका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। जब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए किसी भी वाक्य को, अपनी कोई भी बात को सामने वाले को समझाते हैं तो उसे अच्छे से समझ में भी आ जाता है और बात भी स्पष्टता से हम कह पाते हैं और उसे अच्छे से समझ भी आता है और उसका प्रभाव भी उस पर अच्छे से पड़ता है। अब देखते हैं जैसे उदाहरणार्थ, रोको मत जाने दो। जैसे होता है रोको मत जाने दो। वाक्यों में रोको मत जाने दो, इस वाक्य में कहीं विराम चिन्ह नहीं है। इसमें जो है इस वाक्य में रोको मत जाने दो, इस वाक्य में कहीं भी विराम चिन्ह नहीं है। इससे इसके दो अर्थ प्रकट होते हैं। पहला रोको मत जाने दो और दूसरा है रोको मत जाने दो। ये दोनों अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं।
अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट करते हैं, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली भी बनाते हैं। जैसे ये वाक्य है, इसमें रोको मत जाने दो, इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। अगर यही रोको और विराम होता, अर्ध विराम होता, रोको मत जाने दो, तो ये होता कि इसे रोक लो और आगे मत जाने दो। इसमें जो है ये दो अर्थ इसके निकल रहे हैं। इसलिए विराम चिन्ह का होना, वाक्य में विराम चिन्ह का होना अति आवश्यक होता है, जिससे विराम चिन्ह जब हम अपने वाक्य में ठहराव एक विराम चिन्ह लगाते हैं या ठहराव होता है तो भाषा जो है हमारी सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। परिभाषा देखते हैं। वाक्य परिभाषा है, हेडिंग है परिभाषा। वाक्य बोलते या लिखते समय विराम की अवस्था को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम लेखन करते हैं, जैसे बोलते हैं, तब जो भी हम बोलते हैं उसमें जहाँ पर विराम लेते हैं और उसी को जब हम लिखते समय विराम की अवस्था, जब हम वही चीज़ लिखते हैं तो उसमें विराम की अवस्था कहाँ पे प्रकट करनी है, कौन सा चिन्ह लगाना है, उसी लगाया जाता है, उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह होते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह, पूर्ण विराम सबसे पहला होता है, फर्स्ट पूर्ण विराम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विराम होता है। वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और सेकेंड है प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक वाक्यों में के अलावा अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं या विस्मय बोधक चिन्ह होते हैं, उनमें पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। उन दो वाक्यों को छोड़कर बाकी सारे जो भी वाक्य होते हैं उनके पूर्ण होने पर विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, फिर ये पूर्ण विराम लगा। सेकेंड, मामा जी अखबार पढ़ रहे हैं, दादाजी चाय पी रहे हैं, हम लखनऊ जा रहे हैं। ये ऐसे जब वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम लगता है। सेकेंड है अल्प विराम। सेकेंड है हमारा चिन्ह अल्प विराम। अब देखते हैं अल्प विराम किसे कहते हैं। ये चिन्ह ऐसे बनता है अल्प विराम थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम जो है कोई भी वाक्य में थोड़ी देर ठहरने के लिए प्रयोग किया जाता है, वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है। बोलते अथवा लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ वाक्य के दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा रुकते हैं। जब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जब जैसे एक वाक्य बोलते हैं उसमें दूसरे शब्द के साथ एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा ठहरने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे अल्प विराम कहते हैं और अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है। पहला है, देखते हैं कैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजू, किसी के नाम अगर हम किसी का नाम एक साथ लिख रहे हैं वाक्य में तो उसमें अल्प विराम का हम प्रयोग करेंगे। जैसे राजू, रेखा, मोहन, रोहन बगीचे में खेल रहे हैं। इसमें राजू, रेखा, इसमें जो है अल्प विराम का प्रयोग किया गया। क्यों? इनके नाम के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया है। जैसे सब्जी वाला आलू, अरबी, परवल, टमाटर आदि बेच रहा है, तो हम जब किसी भी सब्जी या किसी भी का नाम करते हैं वाक्य में होता है तो नाम के बाद उसमें अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब संबोधन के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे करते हैं भाई और बहन, माता और पिता, चाचा और चाची, मेरी बात ध्यान से सुनो, मोहन तुम इधर आओ। तो इसमें जो है हम मोहन में अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे, भाई और बहन में बहनों के बाद अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पंकज विद्यालय से आकर शहर चला गया, पंकज विद्यालय से आकर शहर चला गया।
तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने माता जी से पूछ लिया है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने माता जी से पूछ लिया। ये दो वाक्य हैं। इसमें पहला वाक्य है तुम जल्दी तैयार हो जाओ, उसके बाद अर्ध विराम है, फिर मैंने माता जी से पूछ लिया है। वैसे डी है किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए की के स्थान पर का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक ने बताया अर्धविराम, फिर पृथ्वी गोल है। पिताजी ने पूछा अब तक कहाँ थे। पिताजी ने पूछा अब तक कहाँ थे। यह है समुच्चय बोधक से पहले रोशनी बहुत अच्छी है किंतु उसकी माँ बहुत बेईमान है। रोशनी बहुत अच्छी है किंतु उसकी माँ बेईमान है। रोहन तेज दौड़ा लेकिन थोड़ी पीछे रह गया। अब देखते हैं थर्ड ये जो है थर्ड हमारा है अर्धविराम। अभी तक हम अल्प विराम का देख रहे थे, अब हम देखते हैं थर्ड। अल्प विराम कई सारे वाक्यों में प्रयोग होता है। ये 5 प्रकार से प्रयोग होता है। मैंने सारे जिस अवस्था में ये प्रयोग होता है वो मैंने आप लोगों को अच्छे से डिस्कस किया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देखिएगा, और जो है एक बार मैंने समझ में आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मल्टीपल टाइम, जब तक आप लोगों को अच्छे से ये सारा सिलेबस डिस्कस ना हो जाए, समझ में ना आ जाए, तब तक आप लोग अच्छे से वीडियो को मल्टीपल टाइम देखते रहिए, ताकि अच्छे से आप लोगों की पेपरों के लिए प्रिपरेशन हो सके। चलिए देखते हैं अर्धविराम। अब अर्धविराम का किस किस जगह पे कैसी अवस्था में प्रयोग होता है ये जानते हैं। सामान्य तौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य खत्म हो जाता है तथा दूसरे को जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता है, अतः वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजों के आने से संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। अब ये दो वाक्य हैं लेकिन एक लय में नहीं बोले जा सकते हैं, इसलिए इसमें बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इसमें अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह वो होता है जो हम जब किसी से कोई भी प्रश्न करते हैं तो उसमें हमारा प्रश्न पूछे गए वाक्य के अंत में लगता है। प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बस कब छूटेगी, तुम घर कब जाओगे, तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, इत्यादि। ये प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या है। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या है, स्पष्ट करो। व्यक्ति के जीवन में लिखित अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे, लोग उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों और कल्पनाओं को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा हजारों वर्ष से संचित करता रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। छात्रों की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन भी लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संभव होता है। अतः लिखित अभिव्यक्ति विचारों तथा भावों को स्थायी बनाने में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है क्या है, मतलब जैसे लिखित अभिव्यक्ति जो है लिखित अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है मानव जीवन में। जैसे हम अपने विचारों को जैसे आज हमारे दिमाग में कोई भी विचार आया, पढ़ाई को लेकर कुछ भी विचार आया है, उसे पता नहीं वो कल आएगा कि नहीं, तो इसलिए हम उस अपने विचार को अगर कहीं पे लिख कर, डायरी में लिख कर या कहीं भी लिख लेते हैं तो वो हमेशा हमारे माइंड में मेमोराइज हो जाता है।
तो इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अति आवश्यक होती है, स्थायी भावों को स्थायी बनाने में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों को परिभाषित कीजिए। शब्दों को परिभाषित कीजिए। दो अक्षरों या दो से अधिक अक्षरों के संयोजन से शब्द का निर्माण होता है। शब्द कैसे बनता है? दो अक्षर, दो वर्ण जब ये आपस में मिलते हैं, उनका समायोजन होता है तो शब्द का निर्माण होता है। शब्द सार्थक होते हैं। हिंदी में शब्दों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया है। शब्द एवं उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार करनी चाहिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह को अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। जैसे व्यक्ति के विचारों के प्रतीक रूप को, जो व्यक्ति के दिमाग में जो भी विचार आते हैं वो जो अपने विचार होता है वो दूसरे को बताता है। उससे मुंह से जो निकली हुई ध्वनि के समूह अथवा संकेतों को ही शब्द कहा जाता है। सामान्यतः शब्दों के बारे में कहा गया है, कानों से सुने जाने वाला प्रत्येक नाम या शब्द है। प्रत्येक नाम जो है हम जो बोलते हैं मुंह से, और जो हमारे कानों में सुनाई पड़ता है, जो हमारे कानों को सुनाई जाने वाला प्रत्येक नाम शब्द होता है। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। संस्कृत में शब्द के लिए पद का प्रयोग होता है। अतः शब्द वर्णों के समूह को कहते हैं। शब्द जो है वर्णों के समूहों को शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दों में कितने भेद होते हैं बताइए। शब्दों में कितने भेद होते हैं बताइए। तो इसकी डेफिनेशन है, शब्दों में 3 भेद होते हैं। शब्दों के भेद दो होते हैं। पहला होता है ध्यानात्मक शब्द। सेकेंड है वर्णात्मक शब्द। ध्यानात्मक शब्द होता है, ध्यानात्मक शब्द होते हैं वे होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं और ना ही स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। वे ना ही जैसे जो है हम स्वप्न में या हम जब ध्यान लगाते हैं तो हमारे अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। कभी आप ध्यान लगा कर देखिएगा, एकांत में, शांत वातावरण में, और आंखें बंद करके अपने मस्तिष्क पर अपने जो है आँखों के दोनों भौहों के बीच में देखिएगा, ध्यान लगा कर सुनिएगा तो कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं सुनाई देती हैं। उसे ही ध्यानात्मक शब्द कहते हैं। अब सेकंड होता है वर्णात्मक शब्द। वर्णात्मक शब्द वे होते हैं जो पृथक अक्षरों से बनकर अलग अलग रूप में सुनाई देते हैं। जैसे छोटा, आ, बड़ा, ये जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं ये पृथक होते हैं और अक्षरों से बनकर अलग अलग रूप में सुनाई देते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन के लिए ध्यानात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। जो मानव जीवन के लिए जो है, हमारे जीवन में हम ध्यानात्मक जो होते हैं शब्द वे होते हैं ऋषि मुनि जो ध्यान लगाते हैं उनके लिए ये उपयोगी होते हैं। लेकिन मानव जीवन जो साधारण मानव होता है उसके लिए उसके जीवन में वर्णात्मक जो शब्द होते हैं वे ही महत्व होते हैं, उनका ही अधिक महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 51, समास के भेद बताइए। समास के मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। मैंने समास पर भी वीडियो एक बनाई हुई है, आप लोग उसे भी जाकर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। उसकी भी उसमें भी सारे समास जितने होते हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है पूरा। तो आप लोग उसे भी, वो हमारा हिंदी का सिलेबस है कि जो सिलेबस की वीडियो हैं उनमें आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए, पहला हमारा है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। इसकी डेफिनेशन क्या है? कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद उसी विशेषण का विशेष होता है। उसी विशेषण का पहला जो पद होता है वो विशेषण एवं द्वितीय पद उसी विशेषण का विशेष होता है। जैसे मृगनयनी,
मृग नैनी, सर्व गुण संपन्न, जैसे सर्वगुण संपन्न, गुणवान, सूर्यमुखी इत्यादि। ये जो हैं सूर्यमुखी, जैसे सूर्य तो विशेष है और उसका विशेष क्या होगा, मुखी, यानी कि सूर्यमुखी हो जाएगा, सूर्य की मुखी। सेकंड है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास ये क्या है, अव्यय भाव समास में प्रथम शब्द प्रधान होता है, प्रथम शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, प्रधान होता है, एवं द्वितीय शब्द क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है। जैसे प्रतिदिन, भर पेट, प्रतिदिन, जैसे प्रति जो है वो प्रधान है और दिन, प्रति जो है वो प्रधान है और दिन क्रिया है, इसी में भर पेट इत्यादि। थर्ड है बहुब्री समास। थर्ड है बहुब्री समास। बहुब्री समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्री समाज में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यह अपने पद से पृथक संज्ञा का विशेषण होता है। यह अपने पृथक संज्ञा का विशेषण होता है। जैसे दुर्बल, पूर्व, पश्चिम, शब्द, समूह, आर्य, समाज इत्यादि ये होते हैं। 4 है तत्पुरुष समास। 4 है तत्पुरुष समास। 4 है तत्पुरुष समास। देखते हैं इसमें क्या है। इस समास तत्पुरुष समास, इस समास में प्रथम शब्द गौड़ होता है। प्रथम शब्द जो है वो गौड़ होता है, गुण होता है तथा दूसरा शब्द प्रधान होता है। इसमें प्रधान शब्द प्रायः संज्ञा अथवा विशेष होता है, विशेषण होता है। जैसे आर्य पुत्र, आर्य पुत्र, स्वाधीन, प्रत्यपर्ण, प्रत्यपर्ण, संप्रण, त्यागपत्र, स्वर्गधाम, नगरवासी, ब्रह्मानंदन, आज्ञाकारी, सद्बुद्धि, कलाकार, संख्यावाचक, महत्वपूर्ण, निम्नांकित, उत्तराधिकारी, सहनशील इत्यादि। ये जो हैं ये तत्पुरुष में, ये शब्द जो हैं तत्पुरुष में समास में आते हैं। इनमें पहला शब्द जो है वो गौड़ होता है और जो सेकेंड शब्द होता है वो प्रधान, दूसरा शब्द जो होता है वो प्रधान शब्द होता है या विशेषण अथवा संज्ञा या विशेषण होता है। 5 द्विगु समास। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक एवं उत्तर पद, पूर्व पद पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक और उत्तर पद मुख्य पद होता है। जैसे पंचमुखी, इसमें 5 जो है वो संख्यावाचक है। षटकोण, चतुर्भुज, अष्टधातु इत्यादि ये द्विग समास में आते हैं। अब देखते हैं 6 है द्वंद्व समास। 6 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों एक समान महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो है द्वंद्व समास में दोनों ही पहला और दूसरा मतलब पूर्व और उत्तर पद दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे माता पिता, जीवन मृत्यु ये इत्यादि शब्द जो हैं द्वंद्व समाज में आते हैं। इनमें दोनों ही जो पद होते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समासिक पद किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया है। क्या है समासिक पद किसे कहते हैं। समासिक पद में दोनों पदों में समास होता है। समासिक शब्द उसे कहते हैं जिसमें दोनों पदों में समास होता है। जिन 2 पदों में समास होता है वे समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए समास को समझना जरूरी है। समास को समझना जरूरी है। समास का अर्थ संक्षेप या 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। उदाहरणार्थ विद्यालय, माता पिता और रोग पीड़ित, जैसे माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति आदि समासिक पद हैं। रोग से पीड़ित यानी रोग पीड़ित होगा, रोग से पीड़ित शब्द समास होने के बाद संक्षिप्त होकर रोग पीड़ित बन जाता है, किंतु इसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों में के मेल से बने शब्द को समास
कहा जाता है। जैसे क्या है, समासिक पद किसे कहते हैं? इसमें जो है समासिक पद में 2 या 3 शब्द मिलकर एक करना ही समास कहलाता है। जैसे विद्यालय और माता पिता, माता और पिता। अब इसमें जो है माता पिता संक्षेप में है, तो इसमें समास जो है संक्षेप में है, तो इसका अर्थ अगर हम बोलेंगे माता पिता तो अर्थ अलग नहीं होता है, इसीलिए इसे समास कहा जाता है। समास होने के बाद परस्पर मिले हुए पद सामाजिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समासिक पद अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरणार्थ मेघनाद का विग्रह हुआ मेघ के समान नाद, जिसका प्रत्यय और उपसर्ग की भी भांति है। अगला क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास क्या होता है? उदाहरण सही समझाइए। अव्ययी भाव समास जो है क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, जिस समास का प्रथम पद तथा अव्यय होता है, प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है और दूसरा पद अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद प्रत्यय जातिवाचक होता है। सामासिक पद अव्यय हो जाता है। जैसे समास पद भर पेट, विग्रह होगा पेट भरकर। रातों रात यानी कि रातों रात होगा, यानी रात ही रात में। बेशक का होगा शक के बिना। अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास का उदाहरण सही समझाइए। कर्मधारय, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, हेडिंग है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें जो है दूसरा पद जो होता है उत्तर पद वो प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेष एवं दूसरा पद संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है। जैसे नील कमल, नीला कमल। इसमें बिना विशेषण और कमल संज्ञा है। इसमें नीला जो है वो विशेषण है और कमल संज्ञा है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। महापुरुष, महान है जो पुरुष। पीतांबर, पीला अंबर। लोह पुरुष, लोहे जैसा शक्तिशाली पुरुष। नील कमल, नीला कमल। इस समास में कभी कभी विशेष संज्ञा या सर्वनाम पहले भी आ जाता है। जैसे मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र। घनश्याम, घन के समान श्याम। चरण कमल, कमल के समान चरण। देहलता, लता के समान शरीर। नील गगन, नीला गगन। अगला क्वेश्चन है विस्मयबोधक चिन्ह एवं अय चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। और चिन्हों वाला जो है आप लोग वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चिन्ह जो होते हैं, चिन्हों वाली मैंने जो वीडियो बनाई है उसे आप लोग 1-2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं विस्मयबोधक चिन्ह क्या होता है। ये चिन्ह ऐसे बनता है, विस्मयबोधक चिन्ह जो होता है ऐसे बनता है। मन के भाव को यथा शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयबोधक चिन्ह या विस्मयबोधक शब्द कहते हैं। विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अपने जो भाव होते हैं, जो हमारे भाव शोक वाले या शोक के या भय के या घृणा के जो आश्चर्यजनक शब्द होते हैं, उनमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हाय, यह क्या हो गया। हाय, ये क्या हो गया। अरे, क्या तुम आए। छी, तुम तो बहुत गंदे व्यक्ति हो। वह कितनी सुंदर कार है। ये इनमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के अभाव में वाक्य को प्रश्नवाचक नहीं माना जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के अभाव में वाक्य को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं माना जाता है। अगला है योजक चिन्ह। शब्द युग्म
एवं तुलना करने वाले शब्दों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी की तुलना करते हैं किसी से, तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख दुख, दिन रात, माता पिता, आज कल, भाई बहन, थोड़ा सा काला, थोड़ा सा काला सा, मोटा सा, पतला सा इत्यादि। उदाहरणार्थ चिन्ह, अब देखते हैं उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह क्या आता है? उदाहरण चिन्ह होते हैं जो ऐसे लगाए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। ये हैं, देख लीजिए आप। ये है इकारह उदाहरण, जो इकारह उदाहरण यानी कि एक एक बनते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए हुए शब्द, विशेष, व्यक्ति, वस्तु या नाम लिखने हेतु किया जाता है। जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो इकारह उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है। तो इसमें हिंदी व्याकरण में हम इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है, शिक्षक ने छात्रों को काव्य कुमकुम नाम पुस्तक निकालने के लिए कहा। काव्य कुमकुम पुस्तक निकालने को कहा, तो काव्य कुमकुम में इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब दोहरा उदाहरण चिन्ह, इसमें इस प्रकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में वैसे का वैसा लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया। पिताजी ने कुशल से कहा बेटा हमेशा समय का पालन करना। तो इसमें बेटा हमेशा समय का पालन करने भाग में इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब लघु चिन्ह देखते हैं। 4 है लघु चिन्ह। लघु चिन्ह को संक्षेपक भी कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द को संक्षेप रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे पंडित पूरा न लिख के ये लघु चिन्ह का प्रयोग करेंगे। डॉक्टर में भी ये लघु चिन्ह का प्रयोग होता है। लघु चिन्ह का प्रयोग होता है। प्राइवेट लिमिटेड, इसमें प्रा और लघु चिन्ह, और लिमिटेड, इसमें लघु चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण के अर्थ और भेद से आप क्या समझते हैं? विशेषण का अर्थ किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। विशेषण के भेद, अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। पहला है संख्या बोधक विशेषण, सेकेंड है गुण बोधक विशेषण, थर्ड है परिणाम बोधक विशेषण, 4 है संकेत बोधक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल में के प्रमुख भेद बताइए। वर्तमान काल के प्रमुख भेद बताइए। उत्तर है वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, आमतौर पर जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान कहा जाता है। इसमें क्रिया के अंत में ता है, ती, ते आदि शब्द आते हैं। मतलब वर्तमान शब्द में इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आदि आते हैं। जैसे लड़का बाजार जाता है, लड़की कमीज पढ़ती है, लड़की कॉमिक्स पढ़ती है, बच्चे खेलते हैं। तो ये सब जो वाक्य हैं ये वर्तमान वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड है अपूर्ण वर्तमान। इसमें क्या है? इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे लड़के स्कूल जा रहे हैं, विक्की खाना खा रहा है, लड़के लड़ रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं। इसमें काम के होने की जानकारी मिलती है। थर्ड है संदिग्ध वर्तमान। इसमें क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे शायद यह फल तोड़ता हो, रेखा कक्षा में पढ़ती होगी, शायद वह जा रहा हो।
4 है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान इसमें क्या है, पूर्ण वर्तमान में जिस क्रिया से वर्तमान काल में ही क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो, जैसे उसने पढ़ा, राकेश विद्यालय जा चुका, उससे पूर्ण वर्तमान कहते हैं, उसे पूर्ण वर्तमान कहते हैं। 5 है पूर्ण सत्य वर्तमान। इसमें क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में निरंतर चल रही है, उसे पूर्ण सत्य वर्तमान कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ काम पहले से ही कर रहा हूँ, तुम सोते रहे हो। अगला क्वेश्चन है द्विग समास किसे कहते हैं? द्विग समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। द्विगु समास हेडिंग है द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा व द्विग समास संज्ञा हो, उसे द्विग समास कहते हैं। द्विग समास 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जिसमें समुदाय या समाहार का बोध होता है। सेकंड है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण है त्रिलोकी यानी कि तीनों लोकों का स्वामी। इसमें त्रि जो है 3 संख्या है। तिरंगा इसमें 3 रंगों का समूह। इसमें पहला पद जो है वो संख्या है। अष्टध्यायी अष्टध्यायी यानी कि 8 अध्यायों का समाहार। दोहरा दोबारा प्रहार। पंच प्रमाण 5 प्रमाण नाम। अगला क्वेश्चन है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। हेडिंग है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है सर्वकर्म कर्मक क्रिया, जिस क्रिया के लिए किसी न किसी कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। जैसे श्वेता कविता पढ़ती है, श्वेता क्या पढ़ती है, श्वेता किताब पढ़ती है, अतः किताब कर्म है। पढ़ना सकर्म क्रिया है। क्रिया के साथ दया किसे या किसको निरंतर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में हाँ में आ रहा हो तो उसे सकर्म क्रिया समझना चाहिए। प्रश्न करने पर उत्तर न आने पर क्रिया अकर्म होगी। कर्ता के साथ यदि ने का प्रयोग होता तो क्रिया सकर्म होती है। सकर्म क्रिया के भेद। सकर्म क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एक कर्म क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहिनी गाना गा रही है, इसमें गाना कर्म है। कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल 2 कर्म पर पड़ता है, उसे द्विकर्म क्रिया कहा जाता है। जैसे सोनू गाय से दूध दूहता है, इसमें दूहता है क्रिया का कर्म, गाय और दूध है 2। सेकेंड है अकर्म क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा ना हो उसे अकर्म क्रिया कहा जाता है। जैसे गोपाल हंसता है, पूनम रोती है, यह हंसना और रोना अकर्म क्रिया है। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।